राणा सनाउल्लाह साहब बरी हो गए हैं, सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है? ऑपरेशन रजीम चेंज 2 शुरू हो चुका है। आपके मुल्क की इकोनॉमी की पोजीशन आपने देख ली है कि डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा। पंजाब में अगर देखा जाए तो मुलाकातों पर मुलाकातें और फिर पंजाब असेंबली की तहलील का मामला, ये धुंध छटेगी कब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो सबसे मेन बड़ी जमात है जिसके बगैर ना आप मईशत चला सकते हैं ना आप हुकूमत चला सकते हैं। ये इकोनॉमी चलाने नहीं आए थे, ये तबाह करने आए थे। ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी मेहनत के साथ हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसको सोने की चिड़िया कहते थे बरसीर को, यहाँ से लूट लूट कर ले गए और ये मुल्क को इतना डुबो कर जा रहे हैं कि ताकि कोई इसको निकाल न सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन किराम, इंशरे की बका के लिए नागुज़ीर और उसकी तरक्की का जामिन होता है। जिस मुआशरे से इंसाफ, वहां ला कानूनियत अपने उरूज पर चली जाती है और इसका अपने उरूज पर जाना कोई अचंभे की बात नहीं। कुछ ऐसा ही हमारे मुल्क और मुआशरे में भी होता नजर आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा बन चुका है, जबकि टेंडरिंग का शोबा दूसरे और अदलिया का तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस दर्जाबंदी से आप यकीनन अंदाजा लगा सकते हैं कि तौर मुआशरा हमारी पस्ती की वजह दर हकीकत है क्या। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप इमरान खान का असेंबलियां तहलील करने का ऐलान। काउंटडाउन शुरू, इंपोर्टेड हुकूमत के पसीने छूट गए। इसहाक डार की ऐवाने सदर दौड़े, कप्तान ने भी अपना नुमाइंदा ऐवाने सदर भेज दिया। होने क्या जा रहा है? लंदन एक मर्तबा फिर अहम मुलाकातों का मरकज बन गया। शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के चर्चे। आसिफ अली जरदारी की कुछ दिन पहले होने वाली चौधरी शुजात से मुलाकात और खानदानी तनाज़ात हल कराने की कोशिशें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई हाथ होने वाला है? नाज़रीन किराम, अब वक्त हुआ है याद माजी का। चीनी स्कैंडल तो आपको याद होगा। जहांगीर तरीन साहब के मुतल्लिक अता तारड़ साहब क्या फरमाते थे, पहले जरा ये सुनो। नाज़रीन किराम, ये थे अता तारड़ साहब जो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की तबीयत साफ कर रहे थे, लेकिन अब इनके क्या ख्यालात हैं, ये भी। अभी भी आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो चीनी चोर है। नहीं, मैं ऐसा करता ना। जहांगीर तरीन ने क्या किया? जहांगीर तरीन साहब ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? इमरान खान साहब ने। वो जहांगीर तरीन तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही कोई नहीं था। हाय रे मुनाफिक, समझ नहीं आती कौन सा अता तारड़ दुरुस्त है और किसकी बात माने। यकीनन ये है मफाद की सियासत। इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है कमल शोजब साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, सीनियर कानूनदान हैं, और उसामा गाजी साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे आगाज करूंगा। इस वक्त अनसर्टेनिटी है मुल्क के अंदर, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहीं दूसरी जानिब मुआशी दिवालिया के दहाने पर खाकम बदान पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जाए, लेकिन आदादो शुमार इशारिये उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन सारी तवज्जो NRO 2 पर है। राणा सनाउल्लाह साहब बरी हो गए हैं, सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन रजीम चेंज 2 शुरू हो चुका है और उसके असरात में पहले बता देता हूं, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। आपने राणा सनाउल्लाह देखा, और ये भी दुनिया का तेज तरीन इंसाफ होगा। आज ही दरखास्त दायर होती है, गवाहान तैयार होते हैं, बयाने अल्फी देते हैं, प्रोसिक्यूटर पीछे हट जाता है जो कि वो इस किसी मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसने पहले 15 मिनट पहले ही बता दिया, और जज साहब को इतनी जल्दी थी कि वो नोटिस दे के चीजें देखते हैं। बड़ी शहादतें थी। एक बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा हो गया है। चले, ये राणा सनाउल्लाह नहीं था तो वो 15 किलोग्राम हीरोइन थी,
उसका रिकवरी मेमो बना था, उसका केमिकल एग्जामिनर हुआ है, ये रिकॉर्ड पे, तो वो किसकी है? चलें इससे आगे मैं ले जाता हूँ। इसके बाद अगली बारी है नैब से ख्वाजा बरादरान की और सलमान शहबाज की। फिर जनवरी आ जाएगा, जनवरी में नवाज शरीफ यहाँ होगा। ये रिकॉर्ड में रहनी है चीजें, मैं बता दूं आपको, डे बाय रोजाना की बुनियाद पर एक केस की समाअत होगी और उन्हें भी फायदा हो जाएगा। अब आते हैं इन सब चीजों को सामने रखते हुए, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये पाकिस्तानी कौन सोचना है कि वो लोग जो साइकिलों पे स्कूटरों पे थे आज खरबों रुपए के मालिक हैं, जिनकी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं थी, जिनके दादा हजूर 9,36,311 की आमदन डिक्लेयर करते हैं 1998 में और अरबों रुपए की जायदाद खरीदी जाती है, जिनके अकाउंटों में मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में अरबों रुपया मौजूद है और उनकी औकात नहीं है। इन औकात से मुराद यह उनकी इनकम टैक्स रिटर्न है या वेल्थ स्टेटमेंट है, इस बात की इजाजत नहीं देती हैं। और नैब में तरामीम करके, यानी देखिए अब इसका फायदा कैसे दिया जाता है। मैं तो मार्च से बात कह रहा हूं कि ये बैठ के जो कुछ होना है, नैब में तरामीम की गई, ईसीएल से लोगों के नाम निकाले गए, फिर एफआईए, देखिए जरा समझिएगा, एफआईए का महकमे का इंचार्ज कौन है? राना सनाउल्लाह। ऊपर वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ। एएनएफ का इंचार्ज वजीर कौन है? वो भी राना सनाउल्लाह है। और ऊपर कौन बैठा है? वजीर आजम। अब ये सोचना पड़ेगा, ये वो केस था जिसके बारे में मैं कहता रहा हूं, इस पे आज तक फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी गई। बड़ी हैरान कुन बात है, उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ ये रखा कि एक मुनासिब वक्त का इंतजार किया, मुनासिब वक्त आ गया। इतना था तो मैं बार बार कह रहा था, इतना अगर बेगुनाह है ना, आज फर्दे जुर्म आयद कराएं, गवाहियां कराएं और बात खत्म हो जाए। यही वो काम था जिसको आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला टेकअप किया पनामा का, तो उसमें डायरेक्शन दी कि इतने अरसे में कंप्लीट करना है। देखिए उसकी एक वजह थी कि ये मास्टर हैं, ये हमेशा मैनेज करते हैं चीजों को, ये रिकॉर्ड की बातें हैं और वो उसके असमरात आपने देख ली हैं। बात यही रुकनी नहीं है, आपके मुल्क की इकोनॉमी की पोजीशन आपने देख ली है कि डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा। जिस दिन आपने एलसी खोल दी और आपने इंपोर्ट की इजाजत दे दी, डॉलर 400 रुपए से ऊपर चला जाएगा। पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में नीचे आ चुकी हैं, मैंने पिटीशनें दायर की हुई हैं, लेकिन आप लोगों को लूट रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। महंगाई रुक नहीं रही है, जेबें इन सब की भर चुकी हैं, आवाम पिस रही है, लेकिन आवाम क्या कर रही है, सोचना ये बात का है। इमरान खान की अकेले की लड़ाई नहीं है साहब, ये चीज तो अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के जो असरात तरह से ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन किया गया, गुर्बत खत्म करने आए थे, गरीब खत्म कर दिया है और सारी तवानाइयां तो सर्फ की जा रही हैं NRO 2 पर। कमल जोसेफ साहिबा, आपकी ओपिनियन लूंगा, इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है? एक जानिब तो अब हमें NRO 2 जो है, जिस तरह से सिद्दीक साहब ने भी कहा कि मियाँ साहब की वापसी, ये सब कुछ, और जरदारी साहब पहले ही इंदिया दे चुके हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी भी हो जानी है, नैब के केस भी बन जाने हैं, खान साहब ने नाअहल भी हो जाना है। तो इस सब में पीटीआई कहां पर खड़ी है और क्या इतना ही आसान होगा? अलबत्ता अभी तक अपने आप को रिलीफ देने में तो ये कामयाब हो गए हैं, क्या इमरान खान को टारगेट करने में भी कामयाब हो जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। इमरान खान को ही टारगेट किया गया 9 अप्रैल से लेके आज तक। इतना टारगेट किया गया कि उनको जान से खत्म करने की कोशिश की गई, उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई और अल्लाह की तरफ से वो नाकाम हुई है। वरना इन्होंने तो अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट्स भी चलवाई थी, वो अपना वो जो बटेरा पकड़ा था, रट्टू तोता फरफर, वो उसने कहा मैंने मार दी है। तो बचाने वाले की जात बहुत बड़ी है। जो अजहर सदीक साहब अभी बता रहे थे NRO 2, ये उसी ऑफ शूट्स हैं, ये उसके किस्तें है ना, किस्तों में कंप्लीट हो रहा है कि किस किस को NRO 2 से फायदे हुए हैं। उनमें अब आपने देख लिया कि आजम सवाती साहब को तो बलोचिस्तान की अगर हाई कोर्ट जो है वो रिलीफ दे देती है नामालूम अफराद की FIRs पे, तो सिंध की पुलिस आके चार्टर त्यारे में लेकर चली जाती है और वहां पे नामालूम अफराद की FIRs पे उनको संगीन नताइज भुगतने पड़े हैं कि किसी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया गया और आज वो बंद है। लेकिन उसके बरक्स मुल्क को लूटने वाला मनी लॉन्ड्रर और वो शख्स जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में, जिसका अपना वालिद इस वक्त मुल्क का वजीर आज़म बना दिया गया, आयरनी ऑफ द फेट मैं कहूंगी, वो कहते रहे कि सलमान शहबाज अपने जो बयानात है या अपने मुकदमात का जवाब खुद देंगे। वो आज आ रहे हैं और उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि बड़े VIP है जी।
और आज रिलीफ मिलने से पहले स्टेट के जितने प्रोटोकॉल्स थे, स्टेट के जितने शहबाज शरीफ साहब दौरे करते रहे, जिसमें तैयब उर्दगान साहब के साथ आपको ये टेबल पे बैठे हुए नजर आए, इसके अलावा भी मुल्कों में ये आपको नजर आए, तो माशाल्लाह देखिए ना, जाहिर है मजलूम के लिए तो कोई और कानून होता है और जो इस तरह के वीआईपीज होते हैं उनके लिए तो कोई कानून नहीं होना चाहिए। ये तो माशाल्लाह चुने हुए लोग हैं, इनके लिए तो हमें सबको जाके इनको रिसीव करना चाहिए। इन्होंने माशाल्लाह हमारे मुल्क से पैसा लूट के लंदन को फायदा पहुंचाया, और असल में तो लंदन या यूके को ही फायदा पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हमने ऐसे ही 75 साल पहले आजादी ले ली थी। वहीं रहते तो अच्छे रह जाते, कम से कम सारे इस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा तो होते ना कोई तो हमारे शायद कोई राइट्स होते, शायद ब्रिटिशर्स के साथ रहने में या उनकी ऑफ कॉलोनी होने में हमें बेहतर राइट्स मिल जाते हैं। इनके साथ तो हम और ज्यादा गुलाम इब्ने गुलाम हो गए आगे। बहरहाल दिल जला हुआ है, इसलिए इस तरह के अल्फाज बोल रही हूँ माजरत के साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पीटीआई को तो जिस तरीके से ये दीवार से लगा रहे वो आपके सामने है। जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता और मजबूत के लिए वीआईपीज के लिए अलग कानून होता है, उनके लिए अलग किस्म की कार्रवाइयां होती हैं, अलग एग्जाम्पशंस मिलती हैं, उनको तमाम अदालतों के हाथों में भी वीआईपी तरीके से सुना भी जाता है, वो अपने जत्थे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर अरशद शरीफ की वालदा जाती हैं तो वो वहां से क्या लेकर आती हैं ये आप सबके सामने है। तो फिर पीटीआई बेचारी क्या करेगी? हम तो पीटीआई का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पाकिस्तान की लड़ाई लड़े और इंसाफ की लड़ाई लड़े, वो आपके सामने है, अवाम ने देख लिया सारा कुछ। और इमरान खान की अपनी जात को इस कुर्सी और इस सारे तमाशे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मुल्क जिस तरफ चला गया, जो अजहर सदीक साहब ने बात की इकोनॉमिक डिफॉल्ट की, मुझे ये बताइए, बड़े बड़े सहाफी थे, आपने भी दिखाया होगा, हमने भी दिखाया होगा कि जब वजीर आजम इमरान खान थे तो उनको ये कहा गया कि अगर डॉलर 200 रुपए के करीब भी गया ना तो आपका गिरेबान हम पकड़ेंगे। आज के बैठे हुए हुक्मरानों का कोई गिरेबान उस किस्म के ना वो सहाफी मैं समझती हूँ कि लोगों को याद होगा, और ना उनकी सहाफत कहीं भी नजर आ रही है कि उनको पकड़ के पूछे कि आपके पास एलसी खोलने के पैसे नहीं है। डॉलर जो है वो इसहाक डार साहब लाए गए थे तो कहने को सुनने को इनकी ट्वीट्स भी आई थी सारे सहाफती टोले की कि ओहो डॉलर तो इसहाक डार के नाम से ही डर गया, 9 रुपए पहले ही ड्रॉप कर गया। अब उनके आने के बाद जितना वो उसकी बुलंदी और परवाज है वो परवाज जरा प्लीज थोड़ी कम करा दें, क्योंकि पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का जहाज तो आपने क्रैश लैंड करवाया था पुराने पाकिस्तान में। अब पुराने पाकिस्तान में जो डॉलर की परवाज है उसको भी क्रैश लैंड करवाइए। आप यहाँ पे जो कारोबार बंद हो रहे हैं, जो सनतकार रो रहे हैं, जो दवाइयां मिलनी बंद हो गई, दवाइयों की इंडस्ट्री, जो लोग सॉल्ट्स मिलते थे, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो चले गए यहाँ से। अब लहसुन प्याज जो है वो और अदरक जो है वो बंदरगाहों पे खड़े हुए क्योंकि पेमेंट देने के पैसे नहीं है। स्टेट बैंक जो है जिनके डॉलर अकाउंट से उनको पैसे इसलिए नहीं दे रही है, किस तरफ ले जा रहे हैं। और मुल्क के हालात तो कमल जोसेफ साहिबा सबके सामने, और जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया है, कॉन्फिडेंस जो जमा कराया गया था वो महंगाई के खिलाफ जमा कराया गया था। ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन का तमाशा महंगाई के नाम पे लगाया गया था। 4 रुपए सिर्फ पेट्रोल महंगा करने की बात हुई थी तो शर्म और बेगैरत जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे, खुदकुशी करने के मशवरे दिए गए थे। आज बताइए कि जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $73 फी बैरल पे ड्रॉप कर गया है ऑयल प्राइसेस, बिल्कुल इस वक्त मुल्क की हालात चाहिए। कमल जोसेफ साहब आते हैं। उसामा गाजी साहब, क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में? और जिस तरह से बाकी पैनलिस्ट्स ने भी अभी बात की है कि ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन तो गुर्बत खत्म करने के नाम पर किया गया, बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन इस वक्त मईशत के जो हालात हैं, फिर उसके साथ हम एक तमाशा लगा हुआ देख रहे हैं कि नए 10 मुमलिकत के वजीर बना दिए आपने, आप लोगों को नवाजने पे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक जानिब अब NRO 2 की तकमील हो रही है, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी मेहनत के साथ हो रहा है, लेकिन सब कुछ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है। शायद जब हमने आजादी हासिल की थी ना, उस वक्त देखिए क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसको सोने की चिड़िया कहते थे बरसगीर को, यहाँ से लूट लूट कर ले गए। और उस दौर में यहाँ पर कहत हुआ, करोड़ों लोग मर गए ये बरसगीर के, और वहां पर जनाब जा जाकर खुराक ले जाते रहे और यहाँ से लूटते थे और वहां लेकर जाते थे। आज बिल्कुल यही कुछ है।
फिर यहाँ पर लूटा जा रहा है इस मुल्क को, पाकिस्तान को, और लूट कर बाहर ले जाया जा रहा है। और लूटने वाले वो जो वहां जाकर सलाम करते हैं। आज आप देख लीजिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ है, बाहर गए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब, उनकी औलाद की जायदादें सारी बाहर हैं। यहाँ पर महल्लात बनाए हुए हैं, जिस तरह अंग्रेज यहाँ पर आते थे महल्लात में रहते। ये गवर्नर हाउस, ये सारे पैलेसेस, बड़े बड़े घर, ये ब्यूरोक्रेट्स के, ये उनके दौर के बने हुए हैं। तो वो यहाँ के रहते थे। और वहां पर आप देखिए वजीर आजम जो है बरतानिया को 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यानी वो कोई चंद मरले के मकान में खुद रहेगा। इन्होंने यही काम यहाँ किया है। यहाँ पर मोहल्लात बनाए हुए हैं, वहां पर जाकर एक बड़े अच्छे शहरी बन जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ लूटने आते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ चंद चीजें बता रहा हूं। 8 महीने की कारकर्दगी, जो आपने शुरू में इब्तिदाइये में भी ये बात कही थी कि ये अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं। और अभी देखिए राना सनाउल्लाह, अभी आगे डॉक्टर आसिम साहब की लाइन है, अभी कुछ और केसेस जो बाकी हैं, ये उन्हीं को खत्म करते चले जाएंगे। और ये मुल्क को इतना डुबो कर जा रहे हैं कि ताकि कोई इसको निकाल न सके। इनको पता है कि आगे इमरान खान साहब फिर इलेक्शन अगर हो गए तो इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं। सारे जितने भी इलेक्शन अभी तक हुए हैं, आजाद कश्मीर में देख लें, उससे पहले जिमनी इलेक्शन देख लें, बल्दियाती इलेक्शन को देख लें, जो भी इलेक्शन होता है, सर्वे होता है, जल्द से चूज, यानी जमहूरियत में जितने पैमाने हैं उसमें इमरान खान बहुत मकबूल नजर आ रहा है। तो ये मुल्क को इतना तबाह करके अपने पिछले सारे जो निशान है अपने गुनाहों के, करप्शन के, उनको मिटाकर नए सिरे से बनाकर और ये यहाँ से चलती हो जाएंगे। अब आप देखें 8 महीने की कारकर्दगी। इमरान खान बड़ा नाहल था जी, बड़ा नालायक था, बड़ी महंगाई थी, हम भी कहते थे महंगाई कर दी इमरान खान ने, बड़े बुरे हालात है जनाब, ये है वो है। अब आप मुवाजना देखिए, सिर्फ 8 महीने में इमरान खान के 3.5 साल का एंड, और अब आप देखिएगा सिर्फ 8 महीने 149 रुपए का पेट्रोल था जी, अब 224, डीजल 145 का था पीटीआई के दौर में, अब 235, 380 रुपए का घी था जी किलो, अब 530 रुपए का है। ये वो जो खुर्रम दस्तगीर साहब लहराते थे ना, वो दिखाते थे जनाब पर्चियां, 530 का घी कर दिया। कुकिंग ऑयल 400 में था, अब 600 में है। बिजली का यूनिट 18 रुपए का तहरीक इंसाफ में, ये पीडीएम तजर्बाकारों ने 56 रुपए का कर दिया जी, 18 से उठाकर 56 पे। 6% जीडीपी की ग्रोथ थी, माशी तरक्की की तरह 6% थी, अब -0.5% माइनस में। इसी तरह इन्होंने जो कॉन्फिडेंस है, ये कहते हैं जा जाकर जी हम वहां कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए। भाई इन्वेस्टमेंट तो आप अपनी यहाँ से बाहर के मुल्कों में ले गए, कई बरआज़मों में बाहर से कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। 17% कॉन्फिडेंस का था जनाब रेट, और अब है -4%। 21% इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का गिरा दिया। आज इन्वेस्टर रो रहे हैं, लोग यहाँ से सरमाया ले जा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है, मईशत तबाह हो रही है। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू के सिलसिले आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कमल जोसेफ साहिबा, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और सियासी मंजरनामे पर ऐसा लग रहा है कि धुंध छाई हुई है। एक जानिब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, एक जानिब ऐवान सदर में एक तरह से मैदान सजा हुआ है और हुकूमत की दौड़ें भी लगी हुई हैं। इसहाक डार साहब भी बैक टू बैक सदर मुमलिकत से मुलाकातें कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब में अगर देखा जाए तो मुलाकातों पर मुलाकातें और फिर पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, ये धुंध छटेगी कब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है और खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आप सबसे पहले तो एक चीज देख लें कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी तो एक तरफ है और सारी ऐवान का हिस्सा है, असेंबली में बैठी हुई है। नेशनल असेंबली जो इस वक्त रजीम चेंज के बाद चलाई जा रही है उसमें सब मौजूद है। जितने आपके पॉलिटिकल बड़े बड़े फिगर्स थे सो कॉल्ड, और एक मिथ थी जी ये तो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, तजर्बाकार हैं, बड़े समझदार हैं, पुराने हैं, इन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया, सब मौजूद है। सिर्फ नहीं है तो एक इमरान खान और उसकी पार्टी नहीं है। लेकिन आपके बकौल कि फिर भी पॉलिटिकल धुंध छाई हुई है और असल में सारी इंस्टेबिलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना असेंबली में है और ये सारे जो मामला चल रहे हैं, इसहाक डार साहब तो मतलब डॉलर को डराने वाले हैं, इतने बड़े वो इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस के हेड रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पहले भी रह चुके हैं, और अब उनको ऐवान सदर के फेरे लगाने पड़े हैं। तो यहाँ से मैं सिर्फ क्योंकि एक सोशल साइंटिस्ट हूँ और रिसर्चर हूँ तो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं जल्दी से कि समझ आ गई लोगों को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो सबसे मेन बड़ी जमात है जिसके बगैर ना आप मईशत चला सकते हैं ना आप हुकूमत चला सकते हैं, और अगर चलाई है तो आपने मुल्क को डुबो दिया है। और अवाम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। एक बात
जहां तक मईशत की बात है, अब आपने 8 महीनों में, जिस तरह अभी उसामा भी बता रहे थे, अजहर सिद्दीक साहब ने भी उसका हवाला दिया, 8 महीनों में एक चलते हुए टेक ऑफ करते मुल्क को, जिसकी जीडीपी रेशो एक जमाने के बाद कोरोना जैसे क्राइसिस और लोकस्ट जैसे क्राइसिस के बावजूद, इंटरनेशनल जिन्होंने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को निगल लिया, पाकिस्तान ने 6 जीडीपी ग्रोथ रेट पे टेक ऑफ करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री रिवाइव हो गई, टेक्सटाइल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स दुनिया में जानी शुरू हो गई। वही फैसलाबाद जो 2016 में जहां खुशियां हुई, जहां ब्लूमबर्ग ने और इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट्स छापी कि 5 लाख लोग बेरोजगार हुए थे, लेबर, स्किल्ड लेबर बेरोजगार हुई थी और टेक्सटाइल बंद हुई थी, वहां 24/7 आपकी कैपेसिटी शॉर्ट होगी, आपको नए यूनिट्स इंस्टॉल करने पड़े जो फिर बंद होंगे। तो अंदाजा लगा लीजिए कि ये इकोनॉमी चलाने नहीं आए थे, ये तबाह करने आए थे। तो जहां तक ऐवान सदर के चक्रों की बात है, तो अब मैं तो हैरान हो रही हूँ, डॉलर साहब रोज क्यों भागे भागे पहुंच रहे हैं? ये तो सारे सब एक जगह बैठे हैं, वो बिलावल भी इनके साथ है जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में पाकिस्तान को पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दुनिया के फेरे लगा रहे हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट लाने में नाकाम रहे हैं, पाकिस्तान की सिफारती आइसोलेशन दूर नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं ला सक रहे हैं, हुकूमतों का कॉन्फिडेंस नहीं ला सक रहे हैं, लेकिन चक्कर रोज लगा रहे होते हैं, कभी कतर पहुंचे होते हैं, कभी अमेरिका गए होते हैं। सो इन शॉर्ट, इन नटशेल, कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी तरह इमरान खान को राजी करके, तो ये जो सारा इन्होंने तमाशा घोला है और NRO2 अब खत्म करने की तरफ ये माइल है, वो उठा के उनके गले डाल दिया जाए और उनको मना लिया जाए। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, बीइंग मेंबर कोर कमल चौधरी साहिबा, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन भी है और आज के दिन हम बहुत से विजुअल्स भी देख रहे हैं, बहुत सी खबरें भी आ रही हैं। एक 75 साला सेनेटर जो है उसे खज्जल ख्वार भी किया जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट भी जारी कर दी, बता दिया कि पाकिस्तान में कौन कौन सा महकमा कितने नंबर पर आता है और कितना क्रेडिबल है, कितनी करप्शन है, कितना ट्रांसपेरेंट है। तो ये सारी चीज़ें आज, क्योंकि इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और आज ही हम देख रहे हैं ये सब कुछ, तो इस वक्त मुल्क किस डगर पे चल रहा है? शहाब, अगर आप, बड़ी सिंपल सी बात है, एक्चुअली वी आर लिविंग इन अ डार्क एजेस। यानी पाकिस्तान में इस वक्त आवाज का गला जो घोटा जा रहा है, हालांकि इमरान खान ने अपने दौर में आवाज को तबाह ना किया और ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ना, या बुनियादी हकूक तो किसी वक्त लगता है पाकिस्तान में है नहीं। आर्टिकल 9 की पजीराई नहीं है, आर्टिकल 14 की पजीराई नहीं है, आर्टिकल 16, 17, 18 यानी बुनियादी हकूक वो हैं कि जिनकी वायलेशन हो तो ये आर्टिकल 6 से बड़ा जुर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं। वजह क्या है कि इन्होंने अपने मकासद पूरे करने होते हैं, बिहाइंड द पिक्चर और बात चल रही होती है। इस वक्त उनके 3 एजेंडे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बात की है, यानी और मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म करप्शन रोकने का बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई आदमी जिसने पजीराई दी हो, उसने तवज्जो दी हो कि वज़ीर-ए-आज़म वाकई करप्शन रोकना चाहते हैं, कोई एक केस बता दें जब से ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए आए हुए हैं और आज तक इन्होंने कोई भी एक करप्शन का केस एक्सप्लोर किया हो। लेकिन इन्होंने तो सारे के सारे बंद कर दिए जिस तरह भी की, और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। मैं याद बता दूं आपको, ये बुनियादी हक की वायलेशन है और यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। ये 3 काम जो इनके अब जिम्मे हैं, जिनको वो लेकर चल रहे हैं, वो समझना बड़ा जरूरी है। इस वक्त सबसे पहला जो काम है, जो कि पंजाब में जब ये ऑपरेशन रजीम चेंज आई तो पंजाब के सारे केसेस में बहुत मैं इन्वॉल्व रहा। एक फैसला आया कि सदर ने आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है और सदर पाकिस्तान पे दबाव रहा कि किस तरह से वो इस्तीफा दे दे। हमने कहा नहीं, ऑपरेशन ये इसके लिए हम इम्पीचमेंट करना पड़ेगा और सदर पाकिस्तान को गिरा के ये मौलाना फजलुर रहमान को वहां लाना चाहते थे। हमने वो सारा देख लिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और रिकॉर्ड में ये साबित किया। अब क्या है, अब गवर्नर राज भी अगर लाना था तो सदर मौजूद है, गवर्नर राज ला नहीं सकते थे। अब तवज्जो इसलिए दी हुई है कि इमरान खान साहब और मौजूदा जो है ना जी, इन सब ने ये फैसला कर लिया है कि हमने जो है असेंबलियां तहलील करनी है। असेंबलियां तहलील करने के जरा लॉजिक को जरा समझना बड़ा जरूरी है। सूबा सिंध में अगर आप देखें, सूबा सिंध के अंदर
असद जरदारी के पास हुकूमत है और वो पूरे पाकिस्तान में राज कर रहा है। बलूचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान के पास है और वो राज कर रहा है। आज अब 2 असेंबलियां तहलील कर रही है। 2 असेंबलियां तहलील करने से बचाने की साजिश हो रही है। वो इसलिए साजिश हो रही है, वो चाहते हैं इलेक्शन जो है वो अगस्त में जाए और इनका जो आईनी तौर पर इनके पास राइट अवेलेबल है 234 में 1 साल के लिए और बढ़ा दें। आज असेंबलियां तहलील करती है इमरान खान, तो अगले 5 साल के लिए दोनों सूबों जो 2 ग्राम जा रहा है इमरान खान का, 2 बड़े सूबों के अंदर इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी। जब हुकूमत आ जाएगी 2 असेंबलियां इनके पास होंगी और जब 2 असेंबलियां पास होंगी, ये ही इस वक्त असल मकसद है और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इन पर कंवल जोसेफ साहिबा आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। इस वक्त आपकी क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला कट गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? देखिए, हमने तो क्लियरली बता दिया है कि इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड है। अगर और आपने खान साहब का अपनी स्टेटमेंट सुनी है कि हाँ या ना में जवाब दें, ये ड्रामेबाजियां ना करेंगे, गोल गोल घूम के ना बताएं। देखिए, 3 चीजें हैं, 3 फैक्टर्स है। एक तो इनको जो फियर फैक्टर है, इमरान फोबिया का जो फैक्टर है, तीनों इलेक्शंस हुए अभी आपने देखा जुलाई में हुए पंजाब के इलेक्शंस, मुआवजे से कम नहीं था। सारी हर फोर्स जो है तमाम पार्टीज एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम एक तरफ थी, लेकिन क्योंकि अवाम का समंदर निकला नहीं रेजिस्ट कर सके। अक्टूबर में इलेक्शंस हुए, आपने देखा इमरान खान इस वक्त भी 8 हलकों से अकेले एमएनए है पूरे पाकिस्तान से, उसको ये रेजिस्ट नहीं कर सके। तो इमरान फोबिया फैक्टर इज देयर। इस वक्त जो असल चीज है और असल वो यही है इस वक्त तमाम जमातों के लिए, और सिर्फ जमातें नहीं और भी बहुत से स्टेक होल्डर्स के लिए, वो सिर्फ इमरान खान और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत है जिसकी वजह से ये पूरे मुल्क को, उस खौफ की वजह से पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल जोसेफ साहिबा और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वक्त होगा पोस्टमार्टम का। वेलकम बैक नाजरीन, अब वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। नाज़रीन किराम, आज दुनिया भर में हुकूक़े इंसानी के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हमारे यहाँ मौजूदा हुकूमत के आने के बाद से जिस तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई, इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। बात की जाए सहाफ़त की तो यूँ लगता है कि ये तारीख का स्याह तरीन दौर है। 7 मार्च से शुरू हुई अमरीकी साइफर की कहानी और इमरान खान के खिलाफ होने वाली साजिश का खोज बोल न्यूज ने लगाया, लेकिन वो कहते हैं कि सच की एक कीमत होती है। ऐसा ही हुआ। सच दिखाने पर हुकूमत की जानिब से बोल न्यूज और इससे वाबस्ता सहाफियों पर जो मजालिम और नाइंसाफी का सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर आज के पोस्टमार्टम में हम आपको बताएंगे कि कैसे बोल न्यूज और इंतजामिया पर दबाव डालने के लिए खुले आम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गई। सच दिखाने पर सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम के प्रोग्राम को बंद करने के लिए बोल पर बेतहाशा दबाव डाला गया, लेकिन बोल ने दबाव बर्दाश्त किया और प्रोग्राम जारी रखा, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ खड़ा। गैर कानूनी हथकंडे, माली दबाव का शिकार बनाया गया, तब भी बोल ने हकीकी सहाफत दिखाने पर किसी किस्म का समझौता करने से इनकार कर दिया। बोल ने आगे बढ़कर प्रेस रिलीज जारी की और वाजे किया कि बोल अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं निकालेगा, किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा, अपना कोई भी प्रोग्राम बंद नहीं करेगा, क्योंकि बोल हकीकी सहाफत के साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। बात यहां तक नहीं रुकी। बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूकी को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन बोल फिर भी डटा रहा। जब इमरान रियाज की हकीकी सहाफत से तंग आकर उनका प्रोग्राम बंद कराया गया, तब भी बोल उनके साथ खड़ा रहा और बोल ने उनको अपना प्लेटफॉर्म फराहम किया। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन साबिर शाकिर को भी हकीकी सहाफत करने की सजा दी गई, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया, उनको मुल्क छोड़ने पर
मजबूर कर दिया गया। जब कोई चैनल साबिर शाकिर को नहीं लेता था, लेकिन बोल ने साबिर शाकिर को अपनी स्क्रीन दी और हक गोई का मौका फराहम किया। नाज़रीन कराम, सिलसिला यहां तक नहीं रुकता। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ को भी तहकीकाती सहाफत करने की सजा दी गई। उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनका प्रोग्राम बंद करा दिया गया और उसके बाद उनको किसी तरह से कीनिया में शहीद किया गया। वो हम सब ने देखा। सिद्दीक जान नौजवान तहकीकाती सहाफी, जब सिद्दीक जान को बोल फैमिली का हिस्सा बनाया तो भी बेतहाशा दबाव डाला गया, तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन किराम, मैं मखदूम शहाबुद्दीन जो आपके सामने बैठा हूं, जब मैंने बोल फैमिली को ज्वाइन किया तो एक बार फिर बोल इंतजामिया पर प्रेशर डाला गया। यह दबाव इतना शदीद था कि मुझे बैरूने मुल्क जाना पड़ा। एक जानिब इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम एक 75 साला बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन पर दर्जनों झूठे केसेस दाखिल करके उनकी नंगी वीडियोस बना के उनको एक सूबे से दूसरे सूबे भी ले जाकर अजियत दे रहे हैं और नाम नेहाद जमहूरियत के चैंपियन इस जुल्म पर खामोश है। नाज़रीन कराम, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। देखते हैं ये हुकूमत कब तक इसी डगर पर चलेगी, कब तक इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी जाती रहेंगी और कब तक आवाज दबाने के लिए औछे हथकंडे आजमाए जाते रहेंगे। अब आ जाते हैं आखिरी बात पर। नाज़रीन, जैसे कि बोल न्यूज के प्रोग्राम्स नंबर 1 हैं, एंकर्स नंबर 1 हैं, उसी तरह से इश्तिहार भी नंबर 1 आ गया है। देखिए नंबर 1 इश्तिहार। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।